नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश भर की 4 बड़ी खबरें क्या हैं, पहले नजर डालते हैं। पहली खबर, देश भर के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट संकट का मामला गहराया हुआ है। यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की उड़ान सेवाएं आज भी पटरी पर नहीं लौट सकी। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जितने भी एयरपोर्ट हैं, हर जगह फ्लाइट कैंसिलेशन के मामले ने लोगों की सिरदर्दी बढ़ा दी है। बड़े शहरों में अब तक 250 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। डिटेल आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये मामला पहुंचा, वहां क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाएंगे और सरकार क्या एक्शन ले रही है, अभी तक मामले में क्या किया गया, इस पर भी अपडेट लेंगे। दूसरी खबर में, लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर चर्चा की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के सामने नतमस्तक थे। वंदे मातरम आजादी के समय से प्रेरणा का स्रोत था, तो फिर उसके साथ पिछले दशक में अन्याय क्यों हुआ। इस खबर को भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे, सुनवाएंगे प्रधानमंत्री ने संसद में क्या कहा। तीसरी खबर, दिल्ली के पंडारा रोड इलाके में एक भजन संध्या के दौरान हमले का है। मामला सामने आया है। हमले के दौरान पथराव किया गया, कांच के ग्लास फेंके गए। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने कड़ी आपत्ति जताई है और मामला विवादित हो गया है। चौथी और बड़ी खबर होगी, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के नक्सल इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने अपने हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें 62 लाख रुपए का इनामी हार्डकोर नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल है। सभी 10 नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसके बारे में भी डिटेल हम आपको देंगे। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बड़ी खबर यह आ रही है, देश भर में इंडिगो फ्लाइट्स की संकट जारी है और लगातार ये गहराता जा रहा है। यात्रियों के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को अभी तक ये मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज भी 250 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। ये बात इंडिगो कह रही है। इंडिगो ये भी कह रही है कि हालात रोज बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हमारी आपको सलाह यही है कि अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो अभी कुछ दिन इंतजार करें। ये वक्त ठीक नहीं है। अभी फ्लाइट्स का संकट गहराया हुआ है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स का संकट गहराया हुआ है। यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो की उड़ान सेवाएं आज भी पटरी पर नहीं लौट पाई। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन की खबर आ चुकी है। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। हालांकि कंपनी ने 2300 डेली फ्लाइट्स में से 1650 संचालित करने का दावा किया है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा है कि हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो संकट उसके क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम में समस्याओं के कारण हुआ है। इससे यात्रियों को काफी दिक्कत हुई है। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। जांच जारी है। हम ऐसा एक्शन लेंगे जो दूसरों के लिए मिसाल बने और भविष्य में फिर कभी ऐसा ना हो। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होने वाली है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला क्या है और अभी तक इस मामले में क्या क्या हुआ है और डीजीसीए का वो आदेश जिसकी वजह से यह संकट बढ़ा, जो आरोप इंडिगो लगा रही है। साप्ताहिक आराम, 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का आराम जरूरी होगा, यह कहा गया है। नाइट ड्यूटी अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट लगाई जाएगी। उससे लंबी नहीं हो सकती। पहले सुबह 5 बजे तक ये शिफ्ट हुआ करती थी, लेकिन जल्दी शुरू होती थी। नाइट लैंडिंग पर लिमिट लगा दिया गया। पहले पायलट 6 लैंडिंग तक करते थे, लेकिन अब 2 ही लैंडिंग किए करेंगे। सिर्फ 2 लैंडिंग की इजाजत होगी, यानी कि पायलट को थकान ना हो, इसका ख्याल रखा गया। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक, लगातार 2 रातों से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। इसके अलावा फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट भी लगा दी गई। प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं होगा। ये डीजीसीए के जो गाइडलाइंस हैं वो दिए गए थे। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि डीजीसीए ने इस आदेश को वापस ले लिया कि अभी इस मामले में ढील दी गई है, छूट दी गई है। फिर भी अब जो ये संकट है वो गहरा हुआ। एक थ्योरी ये भी बताई गई कि इंडिगो की तरफ से प्रेशर बनाया गया, इंडिगो की तरफ से जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाई गई। ये भी आरोप लगाया जा रहा है इंडिगो ने जानबूझकर ऐसा किया जिससे सरकार के ऊपर प्रेशर बने और सरकार इस फैसले को वापस ले। डीजीसीए ने इस फैसले को वापस तो ले लिया है, लेकिन अभी भी फ्लाइट संकट लगातार जारी है। हमारे संवाददाता पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, जानते हैं इस मामले में क्या अपडेट है। पंकज, क्या खबर, क्या अपडेट? आप मुझे लगता है एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं अभी एयरलाइंस वाले और पैसेंजर्स की क्या स्थिति है?
बिल्कुल विवेक, मैं अभी आईजीआई टर्मिनल 1 पर मौजूद हूँ। जो स्थिति है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर यात्री 5 तारीख से ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति, ऐसे बच्चे जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, वो उनका सीधा सवाल है कि हमारी क्या गलती है, क्या हमने फ्लाइट में टिकट करवा के गलती कर दी। ये इस तरह का सिचुएशन है। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा काउंटर, ये इंडिगो का टर्मिनल 1 का काउंटर है, जहाँ पे देखिए यात्री असमंजस में है। ये समझने आ रहे हैं कि मेरा फ्लाइट कब की है, किस तरह से मुझे यात्रा करना है, या कितनी दिक्कतें हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे हैं, बुजुर्ग दंपत्ति जो चलने में असमर्थ हैं, जो 1500 को होटल लेकर के रह रहे हैं। ऐसी स्थिति है। यहाँ कुछ ऐसे बुजुर्ग भी आए थे जो हज करके आए थे। उनकी खबर को इंडिया डेली ने प्राथमिकता के साथ दिखाया, जिसको असर होते हुए इंडिगो की तरफ से उनको होटल दिलाया गया, मुहैया कराया गया, और उनको कल जो जानकारी मिली, कल उनकी फ़्लाइट उनको श्रीनगर भेजा जाएगा। देखिए तमाम लोग हैं, अभी भी यात्री हैं। मैं इन लोगों से बात करूँगा। सर, आपकी कहाँ की यात्रा थी? मैं गोवा से दिल्ली आया, फिर दिल्ली से इम्फाल जाने वाला था लास्ट डेट 4 से। फिर भी अभी तक फ्लाइट कैंसिल हो गया, इसके लिए यहाँ इधर उधर घूम कर रहते हैं। कोई बता नहीं रहा, मैसेज नहीं मिल रहा। मैसेज नहीं बता रहे। फिर भी वो लोगों ने रीशेड्यूल करने के लिए हम गया था। फिर भी डेट 12 को दिया था। डेट 12 तक हम 5 तारीख से डेट 12 तो रहेगा, तो हम कहाँ रहेगा, इसके लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी होटल में रहने के भी हमारे पास अभी आपकी फ़्लाइट का क्या स्थिति, क्या बताया उन्होंने? वो लोग बता रहे हैं डेट 11 से दिल्ली टू कलकत्ता, और कलकत्ता में मतलब बाय होके जाना पड़ेगा। हाँ, कलकत्ता में एक दिन रुकेगा, उसके बाद डेट 12 में इम्फाल जाने। देखिए इम्फाल जाना है। पहले इनको अभी आश्वासन मिला, अभी क्लियर नहीं है। टिकट इनके हाथ में है, कैंसिल हो चुका है फ्लाइट जिससे जाना था। लेकिन स्थिति है, देखिए आप पीछे यहाँ पर आप देखिए। पंकज, एक बात और कि वाकई यात्री तो परेशान है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिगो पर कोई एक्शन लेगी सरकार, क्योंकि हर कोई यही जानना चाह रहा है इंडिगो के ऊपर क्या एक्शन होगा। आप देखिए, देखिए बुजुर्ग हैं, चलने में असमर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंचे। सर, कब से इंतजार कर रहे हैं आप? अभी आज नहीं, शुरू से 5 तारीख से। अब क्या स्थिति है आपको? हाँ, क्या बताया जा रहा है? वो फ्लाइट कैंसिल हो गया 5 तारीख का, तिरुचिरापल्ली जाने के लिए मद्रास। कहाँ रह रहे हैं आप अभी? अभी दिल्ली में एक होटल में रहता है। कितना किराया लग रहा है एक दिन? 1500 रुपये एक दिन तो का। आपने इन लोगों से पूछा किसका किराया? नहीं, वो 1 मिनट नहीं मना कर। देखिए खबर का अगर कहा जाए तो असर है। देखिए यहाँ पर इंडिगो की तरफ से अभी क्रू मेंबर यहाँ पर या उनकी टीम से स्टाफ जो है आए हैं। ये बुजुर्ग दंपत्ति को हमने लगातार पिछले खबरों में भी दिखाया था। आप इनको देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर स्टाफ आया हुआ है इंडिगो का, और उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं उनके टिकट के बारे में। खुद जाकर के इंडिया डेली की टीम इनसे बताई थी। मैनेजर से मैंने बात किया था, उस मैनेजर ने अभी इनको भेजा और यहाँ पर इनसे आश्वासन मिल रहा, काउंटर पर गए। तो गलती किसकी है पंकज? एक्शन क्या लिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक विमानन कंपनी के आगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्रेशर में आ गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए एक्शन की बात तो बात की है, पहले स्थिति सामान्य हो जाए, क्योंकि जिस तरह से लोग परेशान हैं, किसी के घर में नहीं तो फिर ऐसे मामले फिर फ्यूचर में भी आएंगे। किसी के परिवार में कोई, अगर सरकार नियम बदलेगी तो फ्यूचर में भी ऐसे मामले आएंगे। स्थिति तो सामान्य आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। लोग कोविड से निकल कर आगे, पूरे देश में लॉकडाउन लगाओ तो लोग पैदल अपने अपने स्टेट वापस जा रहे थे, दिल्ली से चलकर बिहार। लेकिन वो सिचुएशन दोबारा ना बने, इसके लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए। तो ये कुछ प्रोटोकॉल बनाया जाए भाई साहब। अब एयर फेयर जो है दूसरे एयरलाइंस वाले 70,000 80,000 वसूल रहे थे, वो भी एक कंसर्निंग सिचुएशन था। ये सिचुएशन रिपीट ना हो। डीजीसीए कल को फिर दोबारा नियम लाएगी तो फिर कहेंगे हमारे पास प्रॉब्लम है, हम फ्लाइट संचालन नहीं करेंगे। जी पंकज। विवेक, ये बड़ा सवाल है कि ये स्थिति पैदा किस तरह हुई, इस स्थिति को बनाया कैसे गया, इस स्थिति के जिम्मेदार कौन है, इसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से होगी। ये जो लोग जाना था, जिनको अपने गंतव्य पे पहुंचना था, जिन्होंने टिकट लिया था, अक्सर ये देखा जाता है कि जब इमरजेंसी होती है या ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हम फ्लाइट का टिकट लेते हैं और जल्दी पहुंचते हैं। तो ये स्थिति जो पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पर पड़ी है, अब तक अगर देखा जाए तो 5,000 के आसपास फ्लाइटें कैंसिल हुई है। इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई। क्या सवाल ये, क्या इंडिगो ने सरकार को ब्लैकमेल किया? क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ब्लैकमेल किया? क्या इंडिगो ने फ्लाइट्स कैंसिल करके डीजीसीए को नियम वापस लेने पर मजबूर किया? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं इस पर एक्शन क्या होगा। सिर्फ आम जनता ही पिस है, बड़ी बड़ी कंपनियों का कुछ नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई सवाल नहीं।
पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ छोड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस खबर में जो भी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज होगी वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस को घेरा आज, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो जिन्ना के सामने झुके थे। ये प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है, वो भी सदन के अंदर। बड़ी खबर है, लोकसभा में पीएम मोदी ने 1 घंटे की स्पीच दी। वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था, प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए और इसको लेकर संसद में चर्चा रखी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। अब आपको सीधे लिए चल रहे हैं लोकसभा, जहां पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी सदन में कह रही हैं। में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? हमारा यहां मकसद क्या है? जनता से हमें दिया गया दायित्व, जनता का विश्वास, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। क्योंकि अब इस मोड़ पर हम इस सदन में अपने राष्ट्रगीत पर भी बहस करेंगे। आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। सदन के अंदर प्रियंका गांधी आरोप लगा रही हैं कि बंगाल चुनाव के मद्देनजर बीजेपी फायदा लेने के लिए वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर सदन में बहस चाहती है, चर्चा चाहती है, लेकिन वंदे मातरम पर कोई बहस कैसे कर सकता है? पीएम मोदी कह रहे हैं वंदे मातरम आजादी के समय से प्रेरणा स्रोत था, तो फिर उसके साथ पिछले दशक में अन्याय हुआ। ऐसा क्यों हुआ? पीएम ने 1 घंटे की स्पीच दी जिसमें कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। बातचीत करने के लिए दृष्टि हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ रही है, सीधे उनके पास चलते हैं। दृष्टि, क्या हुआ सदन में आज, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल आज सोमवार से ही वंदे मातरम पर चर्चा शुरू होनी थी। 10 घंटे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की, इस भाषण की, और उन्होंने बहुत ही ओजपूर्ण शब्दों में वंदे मातरम के इतिहास को लेकर के बताया। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम किस तरीके से भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। हमेशा वंदे मातरम कहने से एक देश की भावना जगती है, और जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तब भी हम वंदे मातरम कहते थे तो अंग्रेज भाग जाते थे। लेकिन किस तरह नेहरू ने मुस्लिम लीग के आगे झुककर, बल्कि जो लोग वंदे मातरम नहीं बोलते थे उनको करारा जवाब न देकर के बल्कि उनको नीचा दिखाया। तो उनका यह कहना था कि वंदे मातरम को आज एक अलग तरीके से देखा जा रहा है, बल्कि वंदे मातरम हमेशा से ही हमारा एक
प्रतीक रहा है, एक इंसानियत का प्रतीक रहा है, एक देश के गर्व का सम्मान रहा है। ऐसे में इस पर सभी दलों के लोगों को बात करनी थी। अखिलेश यादव ने भी बोला, उन्होंने भी कई बातें वंदे मातरम में उन्होंने कहा तक यही चीज कही कि वंदे मातरम एक बहुत अच्छा गीत है, राष्ट्रीय गीत है, लेकिन इसकी परिभाषा उल्टी क्यों दी जा रही है, भाजपा इसको अपने लिए क्यों यूज कर रही है। ऐसे ही अब देखिए प्रियंका गांधी ने भी सेम कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करनी थी, लेकिन उसके पहले वंदे मातरम पे चर्चा होनी थी। आज चर्चा होनी थी, कल वंदे मातरम पे राज्यसभा में चर्चा होगी। कल अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम की चर्चा पे शुरुआत करेंगे और इसका जो अंत है वो राजनाथ सिंह अपने वक्तव्य से करेंगे। तो लगातार ये चर्चा होनी है, क्योंकि 150 साल वंदे मातरम को पूरे हो चुके हैं। ऐसे में देश के शहीदों को, इससे जुड़े हुए लोगों को और जिन्होंने देश के लिए काम किया, क्योंकि वंदे मातरम उस समय एक ऐसा नारा था जिसको कि हर इंसान, हर भारतीय अपने गर्व के तौर पे कहता था, और जय हिंद और वंदे मातरम दो ऐसी चीजें थी। तो जिसका देखकर कि आज चर्चा हुई सदन में और सभी जितने भी दलों के लोग हैं वो सभी वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये कल भी जारी रहेगी। जी, एक बहुत गंभीर एलिगेशन लगाया गया कि इस राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन जिन्ना के विरोध के आगे इस फैसले को बदलना पड़ा, क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवताओं का कुछ पंक्तियों में जिक्र है। कहा गया कि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होंगी, इसलिए राष्ट्रगान नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें यह कहा गया था कि 2 स्टैंजाज होते हैं, उन 2 स्टैंजा को ही गाया जाएगा, बल्कि लास्ट के जो 2 स्टैंजा होते हैं उनको नहीं गाया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे मुस्लिम की भावनाएं आहत होती हैं, इसीलिए उसको मना कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए ये कहा कि क्यों हम इस गीत को गाने में शर्माते हैं, ये तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, इवन नेहरू जी, कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, हर किसी ने वंदे मातरम कह करके अपने प्राणों की आहुति दी, एक देश सर्वोपरि का नारा दिया। तो ऐसे में क्यों नेहरू के आगे झुके, क्यों मुस्लिम लीग के आगे झुके, क्यों कांग्रेस ने इसको अलग तरीके से पेश किया, क्यों इसके 2 ही स्टैंजा शुरुआत के गाते उसके बाद चले जाते हैं। और आज देखिए, आज एक ही पत्रकार ने भी यही कहा कि मैंने खुद देखा है संसद भवन में जाकर के, वहां पर भी ये होता है कि जैसे ही वंदे मातरम गीत शुरू होता है, कई अन्य वर्ग के लोग हैं वोट करके गीत के पहले चले जाते हैं सदन छोड़ करके। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको एक राष्ट्रीय गीत है उसकी तरह आदर, इज्जत और सम्मान देना चाहिए, और वंदे मातरम कहने में किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए खुलकर के इस पर चर्चा हुई, क्योंकि इसमें कई लोग इसको अलग तरीके से देखते थे, कई वर्ग, अन्य दल इसको अलग तरीके से देखते थे, इसीलिए इस पर चर्चा हुई, क्योंकि 150 साल पूरे हो रहे हैं, 1 साल तक पूरा ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। जी दृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। कांग्रेस कह रही है कि इस मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव को देख रही है और इसलिए ये चर्चा करा रही है। इस मामले पर राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के पंडारा रोड इलाके में एक भजन संध्या के दौरान हमले का मामला सामने आया है। हमले के दौरान पथराव किया गया है और कांच के ग्लास फेंके गए। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने मुस्लिम समुदाय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के पंडारा रोड इलाके में भजन संध्या पर अचानक से पथराव होने लगा। इस दौरान कांच के ग्लास फेंके गए, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ 3 दिन का ठाकुर जी के विवाह का महोत्सव चल रहा था और इसी को लेकर भजन संध्या हो रही थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब मामले की जांच तेज कर दी गई है। इस खबर पर पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डिटेल बताएंगे। पंकज, क्या हुआ पंडारा में, ये पूरा मैटर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली का हाई प्रोफाइल इलाका जो पंडारा रोड है, जहाँ पर कि परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन ऐसे इलाके में इस तरह का प्रोग्राम एक हिंदू समुदाय के द्वारा किया गया था, जहाँ राधा रानी का विवाह का कार्यक्रम था। उसमें उसी दौरान बगल में जो जानकारी मिल रही कि कुछ बिल्डिंग या कुछ बनाने का कार्य किया जा रहा था, निर्माणाधीन वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, जिसमें अचानक से कुछ लोग उसमें से पत्थर और जैसा कि कांच और तमाम चीज़ें से हमला करते हैं। उसके बाद वहाँ पर कई लोग घायल हो जाते हैं। उसमें एक महिला है जिनको ज़्यादा गंभीर चोटें आई, उनको अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, अभी इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि मामला उनके जो इस तरह से संज्ञान में आया, उसको कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग, 1-2 लोगों को शायद जो जानकारी मिली, हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है कि क्या मामला था, क्यों ये लोग आक्रोशित हुए, क्या ये लोग पहले से साजिश किए थे, वहां पर किस तरह से आए थे, किस तरह का निर्माण कार्य था। इन तमाम चीज़ों पर पुलिस की टीम जांच कर रही है। उसके बाद ही खुलासा होगा कि क्या कारण था, क्या वहां पर उपद्रवी तत्व के लोग पहले से आकर थे, या वहां पर जिस तरह से निर्माणाधीन इमारत या निर्माणाधीन रोड की जो भी बातें आ रही सामने, ये था या प्लानिंग थी। इन तमाम चीज़ों पर पुलिस जो है जाँच कर रही है, उसके बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जो जानकारी है कि 2 लोगों से पुलिस पूछ
पूछताछ कर रही है, उनको हिरासत में लिया गया है। आगे कितने लोग इसमें शामिल थे, किस तरह की प्लानिंग थी, इन चीजों पर पुलिस के पूछताछ के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, इस तरह से काम किया गया। जी पंकज, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और अपडेट पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर एमपी से है। एमपी के बालाघाट में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बालाघाट में इनामी नक्सलियों का सरेंडर सामने आया है। 10 नक्सलियों ने सीएम के सामने सरेंडर किया। लगभग 2.5 करोड़ का इनाम इन तमाम नक्सलियों के ऊपर मिलाकर था। सीएम मोहन यादव के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया। करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है सीएम के सामने। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहां पर आप देखिए कि सीएम के सामने सरेंडर करते हुए नक्सली और संविधान हाथ में उन्होंने लिया है। और उनका ये कहना है कि भारत के संविधान, भारत के कानून और भारत की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तैयार हैं और वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। नक्सलियों ने सरेंडर किया और एक एक करके सबको मंच पर बुलाया गया। और देखिए यहाँ पर सीएम मोहन यादव ने खुद उन सभी को यहाँ पर भारत का संविधान उनके हाथ में सौंपा। किन किन ने सरेंडर किया है? इनामी नक्सली रामधीर मज्जी ने सरेंडर किया है। सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद मज्जी ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में यह खौफ का पर्याय माना जाता था, लेकिन अब इसने सरेंडर कर दिया है और इसे सीसीएम कहा जाता है। सीसीएम कमांडर मज्जी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम लगाया गया था। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सल इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने आकर हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण किया। इसमें 62 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल है। सभी 10 नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बालाघाट जोन में इस साल अब तक 10 हार्डकोर नक्सली मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास किया जाएगा और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने पुलिस को 2 AK-47, 2 इंसास राइफल, 1 SLR, 2 SSR, 7 BGL सेल और 4 वॉकी टॉकी सौंपे हैं। इस कार्रवाई के पीछे प्रदेश की नक्सल आत्मसमर्पण नीति और सुरक्षा बलों के लगातार अभियान का असर माना जा रहा है। बातचीत करने के लिए एमपी स्टेट हेड मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधे के पास चलते हैं। मुक्ता, ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ? क्योंकि अभी तक जिन नक्सलियों के ऊपर करोड़ों का इनाम था, अचानक से वो सरेंडर करते हैं, तो लोगों में ये जानकारी और कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें, तो पिछले कई महीने से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है आर्म्ड फोर्सेस इंटेलिजेंस के इनपुट के कारण जो है लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं और वहां पे नक्सलाइट सरेंडर भी कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की पुनर्वास नीति है उसी के तहत मध्य प्रदेश में भी जो है बालाघाट का रीजन है वो नक्सल से प्रभावित रहा है। पहले कुछ साल पहले बहुत सारे वारदात होते थे, अभी कई समय से जो है स्थिति जो है वो नियंत्रण में थी, लेकिन फिर भी नक्सलाइट्स जो है रीजन में उनका मूवमेंट था और लगातार जो है वो पुलिस के फोर्सेस से पकड़ से बाहर थे। लेकिन अब जो पुनर्वास नीति है उसके तहत ये 10 नक्सल जिन पर करोड़ों का इनाम था, उन्होंने कल आत्मसमर्पण किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने में। और मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि जिस तरह से जो पुनर्वास की नीति है गवर्नमेंट पे, उस पे जो है इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, उनकी पॉलिसी जो है कि लगातार जो है हमें पूरे भारत को 2026 तक नक्सल मुक्त करना, खास करके छत्तीसगढ़ और जो ये रीजन बालाघाट रीजन जो मध्य प्रदेश का है, तो हम कह सकते हैं कि उसी नीति की ये सफलता है। जी, जो फरवरी 2026 का, मार्च 2026 का लक्ष्य रखा गया है कि देश को नक्सल मुक्त बनाना है, उसके ऊपर ये कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखें इसे? बिल्कुल बिल्कुल, हमको उसी नीति की कामयाबी के तहत देखना चाहिए। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ अभी भी नक्सल से प्रभावित है और मध्य प्रदेश का, जैसे मैंने आपको बताया, ये बालाघाट का रीजन है, वहां पे जो है नक्सल के मूवमेंट अक्सर देखा जाता है। लेकिन अभी बहुत दिनों से बहुत सारी ऐसी कोई वारदात बहुत जो है हम नहीं देख रहे थे, लेकिन ये इनामी जो नक्सल है इन्होंने सरेंडर किया कल। तो ये पूरी की पूरी कामयाबी जो है हमें, जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह की जो पॉलिसी है, लगातार उनकी जो मॉनिटरिंग है, लगातार वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें
या मध्य प्रदेश की बात करें, तो जो मॉनिटरिंग है और जो उनकी नीति है उसकी कामयाबी का ये उसका जो है वो हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में एक बड़ी कामयाबी, नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तमाम नक्सलियों ने जिन्होंने सरेंडर किया उनके ऊपर कुल इनाम 2 करोड़ 40 लाख के करीब था। एक से बड़ी कामयाबी गवर्नमेंट के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए।